हर्षिल में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तेज बारिश से हर्षिल गदेरा उफान पर आ गया, जिससे झील को खाली करवाने का काम प्रभावित हो रहा है। गदेरे में बड़ी मात्रा में मलबा पत्थर बहकर आ रहे हैं। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से मुसीबत बढ़ती जा रही है। तेज बारिश से सभी बरसाती नाले और नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं हर्षिल नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। सोमवार को उत्तरकाशी में तेज बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद रखा गया है। उत्तरकाशी की यमुना घाटी के राना गांव में अचानक तेज बारिश के साथ नाला उफान में आ गया, जिसके बाद मलबा घरों में घुस गया, जिसके बाद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। पहाड़ में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर आ रहे हैं, जिससे कई बार नुकसान भी हो रहा है। तो रात भर दहशत में रहे ग्रामीण। किस तरीके से बरसाती नाले जो है लगातार उफान पर आ रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में ग्रामीण वहां पर जमा हो गए। उत्तरकाशी के प्रसिद्ध डोडीताल ट्रैक के पहले पड़ाव संगम चट्टी में भी बरसात का कहर देखने को मिल रहा है। यहां अस्सी गंगा नदी तेज उफान में आने से सड़क पर बह गई है और पुल की अप्रोच को भी नुकसान हुआ है। नदी के तेज बहाव से लगातार पुल पर खतरा मंडराया हुआ है। बारिश के बाद नैनीताल में पहाड़ टूटने शुरू हो गए हैं। भीमताल के सलसली के पास पहाड़ से भारी मलबा आया, जिससे कई घंटों तक यातायात बंद हो गया। इसके साथ ही नैनीताल कालाडूंगी रोड खुरपाताल के पास टूट गई। सड़क का बड़ा हिस्सा टूटने से हाईवे पर खतरा बन गया है। सिर्फ हाईवे ही नहीं, बल्कि नैनीताल के ग्रामीण सड़कों का भी हाल खराब है। बजून अधौड़ा सड़क कई स्थानों पर हादसों को दावत दे रही है, तो 5 परिवारों के लिए आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ चट्टान का बड़ा हिस्सा लगातार गिर रहा है, जिससे नीचे 5 परिवारों को इससे खतरा बन गया है। हालांकि सड़क को खोला जरूर गया है, मगर इन घरों में आपदा का खतरा दराली और थराली जैसा हो गया है। बहुत दबाव करने पे इन्होंने रोड तो खोल दी। 1 साल से इस पे कुछ काम नहीं हुआ। नीचे आप देखिए मकान है, मकान पे बिल्कुल मलबा आ चुका है। इनसे जाल डालने को कहा तो इन्होंने 5-6 जाल डाले। उसके बाद बुने हुए जाल वापस ले गए, ये कह के कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब यहाँ कोई बड़ी घटना हो जाएगी तब प्रशासन चेतेगा। उत्तरकाशी में आपदा के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे लगातार बंद चल रहे हैं। गंगोत्री हाईवे धराली आपदा के चलते 19 दिन से लगातार बंद है। इसके अलावा कई गांवों को जोड़ने वाली 19 ग्रामीण लिंक मार्ग बंद हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जानकी चट्टी में फंसे पर्यटकों को निकाला गया, जिसमें एक महाराष्ट्र, एक तमिलनाडु और 3 आंध्र प्रदेश से थे। पहाड़ों पर बारिश से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा रहा है। ऋषिकेश में गंगा चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है, जिसके बाद पुलिस लोगों को अलर्ट कर रही है और गंगा नदी के किनारों से दूर रहने को कहा गया है। इसके साथ ही निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसके बाद बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। साल 2024 में एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 13 ग्लेशियर झील को संवेदनशील मानते हुए इनसे बड़े खतरे का अंदेशा जताया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश की सिर्फ चमोली की वसुधारा झील को छोड़कर दूसरी किसी झील का सर्वे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नहीं करवा पाया है। ये रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और टिहरी की 13 ग्लेशियर झील में से 5 झील ऐसी हैं जो अति संवेदनशील कैटेगरी में चिन्हित हैं। एनडीएमए ने इन्हें साल 2024 में ही खतरे के संकेत वाली झीलें बता दिया था। खासकर चमोली की 1 और पिथौरागढ़ की 4 हाई रिस्क कैटेगरी में चिन्हित हैं।
चमोली की वसुधारा झील का सर्वे हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट में 40 मीटर गहरी, 900 मीटर लंबी और 600 मीटर चौड़ी इस झील से 2 जगह से पानी के रिसाव का पता चला है। मगर बाकी झीलों का क्या स्टेटस है, ये आज भी अधर में है। जहां हम नहीं जा पाएंगे वहां पे अन्य संस्थान है, उनको भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सब पे नजर रखी जा रही है। जाने के अलावा भी कुछ विकल्प होते हैं, उस पर भी काम किया जा रहा है। सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से वहाँ पे हम देखते रहते हैं, उसका एनालिसिस करते रहते हैं कि कहाँ पे झील के आकार में परिवर्तन हो रहा है, कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, उसको देखते हुए कार्रवाई की जाती है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तराखंड भूस्खलन प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान समेत कई विशेषज्ञ झीलों के सर्वे में शामिल होते हैं। जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि सर्वे इसलिए जरूरी है कि आपदा आने से पहले वहां की जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में पता रहे और नुकसान के आकलन से लेकर आपदा से बचाव के लिए भी कदम उठाए जा सकें। फ्यूचर में जैसे आपने सिक्किम में देखा होगा, लोनाक लेक आउटब्रस्ट हुई थी। अगर हम प्रॉपर वे में सैटेलाइट से उपग्रह चित्रों से कंटिन्यूस अगर इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो फ्यूचर में कोई भी आपदा आने से बचा जा सकता है। क्योंकि आपदा को हम लोग रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम सजग रहें, सचेत रहें, पहले अगर हमें पता है कि इस लेक की कंडीशन ठीक नहीं है, अति संवेदनशील है, ताकि इसके जो जान माल का नुकसान है इससे बचा जा सके। चमोली की वसुधारा, उत्तरकाशी की केदारताल, बागेश्वर की नागकुंड, टिहरी की मासुरी ताल और पिथौरागढ़ की मबांग, प्युग्रु और 4 अन्य झीलें ऐसी हैं जो कभी भी खतरा बन सकती है। ऐसे में इन झीलों का पता चलने के 1 साल बाद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सुस्ती अब टूटना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सुकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कैबिनेट में लंबे समय से रिक्त पड़ी 5 सीटों पर ताजपोशी की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इसके संकेत दे चुके हैं। चुनाव से ठीक 1.5 साल पहले होने जा रहे इस विस्तार के बड़े राजनीतिक मायने भी हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धामी सरकार अब अपने अगले पॉलिटिकल मिशन 2027 की तैयारी में है और जिसकी शुरुआत कैबिनेट विस्तार से होगी। इसलिए अब कैबिनेट की खाली पड़ी 5 सीटों को भरकर सियासी संतुलन साधने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को भी साधा जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ सत्ता के विस्तार की नहीं बल्कि 2027 के मिशन की बुनियाद रखने की है। वर्तमान कैबिनेट में चंपावत को छोड़ दें तो सीमांत जिलों जैसे उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। चुनावी लिहाज से बेहद अहम है कि 11 विधानसभा सीटों वाला हरिद्वार जिले को भी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं है। वहीं विधानसभा की 10 सीटों वाले उधम सिंह नगर से भी सिर्फ 1 मंत्री कैबिनेट में है। चुनावी जीत हार के लिहाज से ये दोनों जिले अहम माने जाते हैं। केंद्र से अप्रूवल की आवश्यकता है। जब तक केंद्र हमको अनुमति नहीं करता है तब तक हम इसको कर नहीं पाएंगे, वरना सरकार की लगातार तैयारियां हैं, पहले से ही तैयार है। हमको आज नई बात नहीं है, चर्चा वार्ता होती रहती है, किसको लाना है, क्या करना है, ये बात का विषय है। पहले तो नीतिगत तय होना है कि कैबिनेट विस्तार कब किया जाए। मैं समझता हूँ समय आ रहा है और संभवतः सितंबर में, ऐसा मुझे लगता है, इस पर अंतिम निर्णय। दरअसल विभाग चुनाव में अब महज 18 महीने का समय बचा है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार महज 5 लहरों की नियुक्ति भर नहीं बल्कि ये धामी सरकार की दूसरी पारी का पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। बीजेपी इस विस्तार के जरिए सत्ता के अंदर संतुलन और बाहर की राजनीति दोनों को साधने की कोशिश में है। 2027 के चुनाव आने वाले हैं और अब हम 6 महीने के बाद सीधे चुनाव में लग जाएंगे। उससे पहले यदि माननीय मुख्यमंत्री चाहें तो विस्तार कर सकते हैं, काम बांटा जा सकता है और जब काम बंटेगा तो पूरी तरह से विकास की गतिविधियां भी बढ़ेगी और जो हमारा लक्ष्य है 2027 का वो भी पूरा होगा। न्यूज़ 18 को दिए एक बयान में सीएम पुष्कर सिंह धामी साफ कर चुके हैं कि कैबिनेट विस्तार की तैयारी पूरी हो चुकी है, केवल हाई कमान की मुहर बाकी है। यानी कि अब सभी की निगाहें दिल्ली दरबार पर है। अब पर्दा महज इस बात से उठना बाकी है कि क्या सिर्फ विस्तार होगा या मौजूदा मंत्रियों में भी फेरबदल देखने को मिलेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
हरिद्वार में बहादुराबाद टोल प्लाजा पर पिछले 4 दिनों से जारी भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। टोल प्लाजा की 4 लेन पर किसानों का कब्जा है, जिससे दिल्ली से आने वाले वाहनों को टोल क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है और यहां जाम की स्थिति बनी हुई है। किसान दिन रात धरने पर जमे हुए हैं और 28 अगस्त को महापंचायत कर फिर से देहरादून कूच करने की बात कह रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। इसके बाद कुमाऊं में पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्शन में दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड पुलिस का ये फिल्मी अंदाज नैनीताल हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद दिखाई दे रहा है। पुलिस यहाँ एक्शन में है। एडीजी से लेकर कुमाऊं की आईजी तक ने अपने अधिकारियों के ऐसे पेश कसे हैं कि चुनाव में फायरिंग करने वालों से लेकर तथाकथित अपहरण कांड तक में कार्रवाई जारी है। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो कहीं पर गोली चलने की घटनाएं हों या अन्य आपराधिक मामले हों, उनको देखते हुए पूरे कुमाऊं परिक्षेत्र के समस्त थाना प्रभारियों के साथ आज एक गोष्ठी की गई थी। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए दिए गए हैं। किस प्रकार से हम पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, उस संबंध में भी सभी को निर्देशित किया गया है। नैनीताल पुलिस ने तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए हल्द्वानी शहर में सक्रिय आईटीआई गैंग नाम से कुख्यात हो चुके युवाओं के गैंग पर गैंगस्टर तक लगा दिया है। खास बात यह है कि हाईकोर्ट की कार्रवाई से पहले पुलिस इस गैंग का अस्तित्व मानने से ही इंकार करती रही, लेकिन अब इसके साथ ही दूसरे आपराधिक गिरोहों की पहचान के साथ तलाश जारी है। इसके लिए जैसे मैंने कहा कि इस तरह के लोगों का चिन्हीकरण किया जा रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, हम फिजिकली वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं। लाइसेंस धारकों का भी हम सत्यापन करा रहे हैं, सघन रूप से भौतिक सत्यापन। और इस तरह के जो अवैध असले हैं, निरंतर चेकिंग और सूचना संकलन के आधार पर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जाहिर है पुलिस पर हाईकोर्ट का हथौड़ा ऐसा बजा है जिससे पुलिस हलकान है। 14 दिन बाद पुलिस के डीजीपी और राज्य के गृह सचिव को हाईकोर्ट के सामने अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करनी है, लिहाजा पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन दिखा रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून के सरकारी अस्पतालों में इन दिनों मरीजों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। डॉक्टर बताते हैं कि लगातार हो रही बारिश के दूषित पानी से होने वाली बीमारी के केस ज्यादा आ रहे हैं, साथ ही डेंगू के मरीज भी आ रहे हैं। प्रदेश भर में रोजाना 2 से 3 डेंगू के केस सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस पूरे सीजन में डेंगू से कोई भी मौत नहीं हुई, तो वहीं रिकवरी रेट भी अच्छा रहा है। और मानसून सीजन भी चल रहा था, आप समझते हैं, तो मानसून में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जल जनित बीमारियां हो जाती हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और जो वेक्टर जनित बीमारियां, मच्छर के द्वारा बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, वो भी उनकी बढ़ने की संभावना रहती है। तो इसलिए मरीजों की संख्या इसमें बढ़ी है। और लेकिन ऐसी कोई बात पैनिक की बात नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। प्रदेश में एक के बाद एक आ रही आपदाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता व्यक्त की है। हरिद्वार में हरीश रावत ने कहा कि हमने प्रकृति देवी को नाराज कर दिया है। हरीश रावत ने कहा कि मध्य हिमालय क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव मध्य हिमालय को झेलना पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि हमने प्रकृति देवी को नाराज कर दिया और ये सारे मध्य हिमालय की व्यथा है कि आज जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक दुष्प्रभाव इस हिमालयी क्षेत्र को, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सम्मिलित है, उनको झेलना पड़ रहा है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारत आइस स्केटिंग के खेलों में अब ओलंपिक के साथ वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई हो गया है और ये इतिहास रचा गया है देहरादून में। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी में
दमदार प्रदर्शन के बाद भारत आइस स्केटिंग में पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गया है। दरअसल एशियन ओपन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 से ज्यादा मेडल अपने नाम किए। यही नहीं, इसी प्रदर्शन के दम पर भारत आइस स्केटिंग स्पीड कैटेगरी में अब ओलंपिक के साथ साथ वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर चुका है। इससे पहले देश में आइस स्केटिंग का कोई प्लेटफॉर्म न होने की वजह से भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग नहीं ले पाते थे। लेकिन देहरादून का हिमाद्री आइस स्केटिंग रिंक बनने के बाद हालात बदले और खिलाड़ियों का खेल स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंच गया। अभी तो इंडिया इस साल बहुत ही अच्छा कर रही है। इंडिया से काफ़ी मेडल्स आए हैं, काफ़ी सारे मेडल्स आए हैं इस साल। मतलब छोटे से लेके बड़ी कैटेगरी में, हर कैटेगरी में इंडिया के मेडल्स आए, तो काफ़ी अच्छा। किस तरह गोल रहेगा आपका? आगे का तो गोल यही है कि काश ओलंपिक में हो जाए, ओलंपिक मेडल चाहिए, बस जीतना है। यह कि इसके बनने के बाद जो भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक जा नहीं पाते थे वो ओलंपिक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास वो ग्राउंड ही नहीं था जिसमें वो तैयारी कर सके। एक ग्राउंड मिल गया है, तो इसे पूरे भारत के खिलाड़ी अच्छी तैयारी करके ओलंपिक जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते। अब आने वाले ओलंपिक और वर्ल्ड कप में भारत के खिलाड़ी आइस स्केटिंग ट्रैक पर भी देश का नाम रोशन करते नजर आएंगे। देहरादून का आइस रिंक इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन गया है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में पिछले कुछ सालों में गणेश चतुर्थी का पर्व महाराष्ट्र के तर्ज पर मनाया जा रहा है और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से गणेश मूर्ति का बाजार भी बड़ा आकार ले चुका है और इसलिए कलाकार भी राजस्थान, गुजरात से गणेश मूर्ति लेकर दून पहुंच चुके हैं। देहरादून की यमुना कॉलोनी के चौक से लेकर पूरे बिंदाल पुल तक आपको इन दिनों गणेश प्रतिमाओं का बाजार देखने को मिलेगा, जहां इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति से लेकर पीओपी और चाक मिट्टी से बनी खूबसूरत गणेश प्रतिमाएं बाजार की रौनक बढ़ा रही हैं। राजस्थान से आए लोग इन दिनों पूरे परिवार के साथ इन गणेश प्रतिमाओं की बिक्री के लिए 1 महीने से दून में डेरा डाले हैं। महाराष्ट्र के तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिलती है, इसलिए अब अन्य राज्यों से आए कलाकार भी मूर्तियों को दून में बेच रहे हैं। खास बात यह है कि 1100 से लेकर 5000 तक की गणेश प्रतिमाएं इस बार लाई गई हैं। 1.5 महीना हो गया यहाँ आए हुए। अभी यहाँ पे जैसे मूर्तियाँ तैयार होते हैं ना, जैसे तैयार होते हैं वैसे यहाँ ला के रख देते हैं। कहाँ बनाई जा रही है? ये बिंदालपुर में। हाँ, बिंदापुर तो यही है, होनू नोम से बल्ली वाला चौक नहीं है, वहाँ बनती है मूर्तियाँ। ये मिट्टी की है, अपने पीओपी की। कितने से कितने स्टार्ट से क्या रेट है? बहुत साल से जा रहे हैं। रेट क्या है? इसका रेट है ऐसा तो 2400 का भी है, 3500 का भी है, 1100 का भी है, 1800 का भी है, सबका अलग अलग रेट है। बुधवार को गणेश चतुर्थी का पर्व है तो लोग भी अपने घर बप्पा को ले जाने के लिए उत्सुक हैं। कुछ लोगों ने बताया कि वो हमेशा मिट्टी से बनी गणेश की मूर्ति ही घर लाना पसंद करते हैं। यहाँ भी मनाया जाता है। जब हम रखते थे तब बहुत कम लोग लाते थे, इतने साल पहले, अब बहुत लोग लाने लगे हैं, पर मैं लाती हूँ हमेशा। आपकी शुरुआत कैसे हुई? बस टीवी में देखा, मन करा कोई मन्नत मांगने का, तब से रखने लगे हम लोग। बस ये, पर हम मिट्टी के ही रखते हैं, ऐसा नहीं है कि पीओपी के नहीं लगते, लाते लाओ तो मिट्टी के लाओ, जो ये 10 मिनट में मेल्ट हो जाते हैं। बहरहाल अब गणेश चतुर्थी का 10 दिन का पर्व बड़े उत्साह के साथ प्रदेश में भी मनाया जा रहा है और लोग बप्पा से सुख शांति का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। रामनगर के पुरमदारा में सिंचाई नहर से एक व्यक्ति का शव बरामद। मृतक की पहचान ग्राम नारायणपुर मूलिया के सतपाल सिंह नेगी के रूप में हुई। रुड़की के पिरान कलियर में युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देहरादून की सेलाकुई पुलिस ने एक नशा तस्कर को भारी मात्रा में नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया। हरिद्वार में पुलिस ने 3 गाड़ी चोरों को गिरफ्तार किया। रुड़की के पिरान कलियर में 22 अगस्त को घरेलू विवाद में पिता ने पुत्र की चाकू गोद कर हत्या कर दी।
रुद्रप्रयाग के नरकोटा में प्रस्तावित पेयजल योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कराली में आपदा के बाद रास्ते बंद हैं। चमोली में वाण के रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविकी भागीरथी बिष्ट ने हैदराबाद मैराथन में गोल्ड मेडल जीतकर नाम रोशन किया। नैनीताल में इंटर स्कूल शतरंज प्रतियोगिता शुरू हो गई। रुड़की के प्राण क्लियर साबिर पार्क में 757वां सालाना उर्स शुरू हो गया। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।